हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। टर्माइट हमने कल पढ़ा था और इसी क्रम में अगला जो चैप्टर है लाइफ साइकिल ऑफ द टर्माइट्स, इसकी बात अपन करेंगे। इससे पहले हमने दीमक के बारे में समझ लिया था कि दीमक की कितनी प्रजातियां होती हैं, किस तरह से उनका एक सोशल स्ट्रक्चर होता है और किस तरह से वो कार्य करती हैं। तो इसी क्रम में अब नेक्स्ट स्टेप में हम लाइफ साइकिल ऑफ द टर्माइट की बात करेंगे। दीमकों की एक बस्ती में राजा और नर और मादा उत्पन्न करती है। रानी एक विशेष ऋतु में पंख युक्त नर और मादा उत्पन्न करती है, जो कि अधिकतर वर्षा का मौसम होता है। वर्षा के बाद में चींटियों से मिलते जुलते बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं, जैसे वाल्मीकि कहते हैं। इन पर पंख मिलते हैं और जिससे इनको चींटियों से अपन डिफरेंस कर सकते हैं। और इनका जो उदर वक्ष से पूर्णतः जुड़ा रहता है, जबकि चींटी में वक्ष और उदर को एक पतले व्रंत से जोड़ते हैं। और हाइमेनोप्टेरा गण की सदस्य हैं। वाल्मीकि का जो व्रंत से निकलना वृंदन कहलाता है और दीमक की यही एक ऐसी अवस्था जो दिखाई देती है। शेष अवस्थाएं अंधेरे में रहना पसंद करती हैं। तो पंख युक्त जो नर और मादाओं को उड़ान भरने की प्रक्रिया को अपन नेप्चुरल फ्लाइट यानी कि कामद उड़ान कहते हैं। असल में यह उड़ान विकिरण का कार्य करता है और इसी उड़ान के बाद इनके पंख जो होते हैं वो गिर जाते हैं। हमारे देश में मानसून की बारिश के बाद ऐसे टूटे पंखों को देखना आम बात होती है। अधिकांश वाल्मीकि, छिपकली, मेंढक और पक्षियों द्वारा खा ली जाती हैं। तो ये एक इनकी व्यवस्था के बारे में आपने समझा। कामद उड़ान के बाद नर और मादा एक निश्चित जगह पर बिल बनाना प्रारंभ करते हैं। ये एक विशेष बात इसमें है कि नर और मादा एक निश्चित जगह पर बिल बनाना प्रारंभ करते हैं और उसमें अंडे देते हैं। शुरुआत में निम्फ जो होता है उसका पालन पोषण ये प्रथम नर और मादा करते हैं। प्रथम पीढ़ी के दीमक जैसे ही वयस्क होते हैं वैसे ही ये नर और मादा सारे काम त्याग देते हैं और केवल अंडों के उत्पन्न कर देते हैं, अंडों को उत्पन्न करने देते हैं और सभी कार्य नए पैदा कार्य श्रमिक करते हैं। अर्थात ये सभी के सभी नई पीढ़ी वाले दीमक फर्स्ट जो प्रजनक को नहीं छोड़ करके उसी बस्ती में निवास करते हैं, जो कि वाल्मीकि जो कि सामाजिक जीवन की मूल भावना के अंतर्गत आते हैं। यानी कि मनुष्य में भी हमने देखा है कि ये इसका मनुष्य की मूल भावना जो होती है उसी से जुड़ा हुआ ये एक लाक्षणिक गुण है। ये रानी राजा लगातार प्रजनन करते हैं। ये पंख वाले सदस्य तभी पैदा करते हैं और जब बस्ती के सदस्यों की प्रचुर मात्रा में संख्या हो जाती है। परंतु श्रमिक और सैनिक लगातार उत्पन्न करते रहते हैं। अधिकांश 1 मिनट में 60 और पर डे 2000 से 3000 अंडे देते हैं और शाही दंपत्ति की एज 15 से 50 वर्ष हो सकती है। एक बस्ती में 15,000 से 5 लाख सदस्य हो सकते हैं और इन तीनों श्रेणी जैसे श्रमिक है, सिपाही है, जनन योग्य हैं के अनुपात का निर्धारण फिरोमोन्स द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक बस्ती में रानी द्वारा दिए गए अंडों को कुछ विशेष श्रमिक
मिलकर के अंडों को अंड जनकों में ले जाते हैं। अंड जो कोष्ठक होते हैं उसमें ले जाते हैं, जो 6 से 7 दिन में स्फुटित होते हैं। और स्फुटन के बाद निकले हुए इंस्टार, निरूप जिनको कहते हैं, का लालन पालन श्रमिक करते हैं और इनसे वयस्क उत्पन्न होते हैं। और बस्ती के अंदर वायु के आवागमन हेतु मार्ग, फूड और स्टोरेज, बाग बगीचे, गैलरी आदि, ये जो कवच आदि जो सिस्टम है पूरा एक बनाया जाता है। भोजन मुख्य रूप से वनस्पति लकड़ी है, जिसमें से मुख्य रूप से सेलुलोस होता है जो कि पॉलीसेकेराइड है। दीमक की आंत्र में एक फ्लैजिला युक्त प्रोटोजोआ माइनोर्टिका पैराडोर पाया जाता है और उसके शरीर पर स्पाइरोकीट नामक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो ये एक व्यवस्था इसमें निश्चित रूप से पाई जाती है जो कि सेलुलोज के पाचन का कार्य करती है। जैसे टर्माइट्स में उक्त सहजीवी नहीं उपस्थित होकर के केवल बैक्टीरिया ही उत्पन्न होते हैं और बैक्टीरिया दीमकों में निर्मोचन के समय बल के साथ बाहर निकलते हैं और दूसरे श्रमिक इस मल को खा जाते हैं और इस तरह दीमक पुनः संक्रमित होती रहती है। अतः प्रोटोजोआ के साथ सहजीवन दीमकों में सामाजिक जीवन के उद्विकास का मूल कारण होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पुनः प्राप्ति हेतु अन्य साथियों की जरूरत पड़ती है जो कि एकल जीवन से संभव नहीं है। अतः इसमें साथ साथ रहने की आदत पड़ी है और सामाजिक ढांचा तैयार हुआ। बाद में इसमें बहुरूपता, श्रम विभाजन भी विकसित हुआ। तो लास्ट में अपन चर्चा करेंगे इसकी कि दीमक का आर्थिक महत्व क्या है। तो आर्थिक महत्व के बारे में भी ये मान सकते हैं कि आइसोप्टेरा की अधिकांश जातियां अफ्रीका में मिलती हैं और टोटल 270 स्पीसीज़ खोजी गई हैं। इसमें से 30 से 40 हानिकारक हैं। भारत में 38 जातियां प्रमुख हैं जो कि ओडोंटोटर्माइट्स नामक वंश के अंतर्गत आती हैं और मैक्रो टर्मीज और माइक्रो टर्मीज दीमक के 2 वंश भारत में होते हैं। तो दीमकों का जो इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा महत्व है क्योंकि ये कार्बनिक पदार्थों को तोड़ती हैं और मृदा को उपजाऊ बनाती हैं और नीचे की मृदा को ऊपर लाती हैं। मृदा को खोखली बना करके O2 की आपूर्ति भी ये करती हैं। तो एक बिंदु ये हुआ कि मनुष्य की कागज़, कपड़े, लकड़ी आदि को नुकसान पहुंचाने के कारण ये पसंद भी नहीं आती हैं, तो इनको नियंत्रण करना ही उचित होगा, जो कि DDT और सल्फ़र है, आर्सेनिक है, मिथाइल ब्रोमाइड है और एल्ड्रीन है, एट्सेट्रा केमिकल द्वारा संभव है। तो इनको अपन विभिन्न केमिकल्स के द्वारा इसको नष्ट करना ज़्यादा उचित मान के चलते हैं क्योंकि इनमें ज़्यादातर जो है हानिकारक के रूप में ये मानी गई हैं। और इसी रेफरेंस में दीमक को हम नष्ट करने में जुट गए हैं। तो छात्रों, हमने ये देखा कि बहुत ही सुलझा हुआ सामाजिक जीवन इनका मिलता है और बहुत ही सामाजिक जीवन के आधार पर ही इनको सोशल ऑर्गेनाइजेशन इनको माना गया है, ऑर्गेनाइज्ड माना गया है, क्योंकि ये अलग अलग तरीक़ों से, प्रकारों में, जातियों में बटी होती हैं। जैसे हमने आपको पहले बताया था कि वर्कर्स हैं, सैनिक हैं और जनन योग्य, करने योग्य जो प्रजाति हैं वो हैं और सप्लीमेंट्री जनन करने वाली हैं, प्राइमरी प्रजनक हैं। इनमें ये पूरा एक सिस्टम बटा होता है। तो आपने ये देखा पूरे इस चैप्टर में कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में
इनके लाइफ साइकिल में भी कुछ विशेषताएं निश्चित रूप से पाई जाती हैं। उन विशेषताओं के आधार पर ही ये आगे सामाजिक जीवन को सुचारू रूप से बनाने में समर्थ हुए हैं और इन्हीं व्यवस्थाओं के कारण इसको अपन सिलेबस में अध्ययन करते हैं। थैंक यू।